नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। फिर से आ गए आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं करंट जॉब सिचुएशन इन जीटी एरिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीटी एरिया का मतलब क्या होगा, ग्रेटर टोरंटो एरिया। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जीटी एरिया में आने में, क्योंकि जो कि है ब्रैम्पटन, मिसिसागा और टोरंटो, क्योंकि यहाँ ही एक अपनी जो इंडियन कम्युनिटी मोस्टली जो रिसाइड करती है वो इस एरिया में रिसाइड करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसका क्या नुकसान है और वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करंट पार्ट टाइम सिचुएशन और करंट फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी का सिनेरियो क्या चल रहा है 2023 में। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो फुल टाइम वर्कर है उसका एक्सपीरियंस भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी अपनी फर्स्ट जॉब ग्रैब करने में एज ए फुल टाइम वर्कर, और क्या उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनाई ताकि उनको जॉब मिली। और हाँ, हमारी जो आज की वीडियो है एकदम ट्रू बेस्ड वीडियो है, क्योंकि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उसके बेस्ड पे हम आज की वीडियो बना रहे हैं। और हमारा किसी भी ओपिनियन से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपको एज ए फुल टाइम वर्कर से मिलवाता हूँ जो उन्होंने फेस किया रिसेशन का, वो अपना पूरा सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, तो मैं होप करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जॉब अपॉर्चुनिटी करंट सिचुएशन इन जीटीए, कि जीटीए में आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सिचुएशन है, पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब कितनी मिलती हैं, कितना ज़्यादा हमें इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। और अंकित भैया जो कि फुल टाइम वर्कर हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और बीच में वो मुझसे भी क्वेश्चन पुट करेंगे कि 2 महीनों में मैंने जो फुल टाइम जॉब ढूंढी वो कैसे ढूंढी और मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी है। तो ठीक है, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये है, मैं मानता हूँ कि ठीक है आपने विंडसर में ग्रेजुएशन की, आप विंडसर में रहे 2 साल, तो उसके बाद आपने अपना करियर विंडसर सिटी में ही क्यों नहीं परस्यू किया, आप क्यों जीटी एरिया में मूव हुआ? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने क्या, आपकी सोच थी कि आप जीटी एरिया में मूव हुए फॉर द फ्यूचर स्कोप? तो जैसे कि आपने पूछा कि मैं विंडसर एरिया से जीटीए में मूव क्यों हुआ, तो बेसिकली अगर रियलिटी की बात करें सच में, तो मैं यहाँ पर मूव इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर मेरा नोन कोई भी नहीं था और मेरे रिलेटिव्स जो दूर के हैं, जो पास के हैं, सभी यहाँ पर थे। तो मुझे लगा कि वो मुझे जॉब दिलवाने में काफ़ी हेल्प करेंगे और बेसिकली मेरे सभी जो नोन है वो यहाँ पर थे। तो दूसरा रीज़न ये था कि विंडसर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर काफ़ी कम है फुल टाइम जॉब के लिए। अगर फुल टाइम जॉब विंडसर में मिलती भी है तो वो काफ़ी दूर मिलती है, शहर में आपको राइड्स वगैरह करा के जाना पड़ता है। और अगर आपके पास कार है फिर तो विंडसर काफ़ी सही है, पे रेट भी जीटी के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पर मूव हुआ। मेरा जो अगला क्वेश्चन वो आपसे ये है कि विंडसर से आप जीटी एरिया में मूव होने से पहले क्या आपने जॉब ढूंढी थी पहले? अगर आपने जॉब नहीं ढूंढी थी तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या तकलीफें आपने फेस की और कब तक आपको आपकी फर्स्ट जॉब मिली? एक्चुअली जब मैंने प्लान बनाया कि यहाँ पर मूव होने का, तो मैंने विंडसर में रहकर यहाँ जीटी एरिया में जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की। थोड़ी बहुत ही अपने दोस्तों वगैरह को जो जहाँ पर थे उनको कहा कि अगर कोई हायरिंग हुई तो मेरे लिए ज़रूर रेफरेंस अपने डालना। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा, बट मैं रिग्रेट करता हूँ अगर मैं शायद पहले से ही विंडसर में रहते हुए ही ट्राई करना शुरू कर देता, तो इंटरव्यू वगैरह स्केड्यूल मेरा किस्मत से कोई मिल जाता तो शायद मुझे जॉब जल्दी मिल जाती। और यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस होने लगी। मेरे रिलेटिव्स होने के बावजूद भी काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि हायरिंग एकदम बंद हो चुकी थी। मतलब इतनी ज़्यादा बंद हो चुकी थी कि नए बंदे हायर ही नहीं कर रहे थे और जॉब ढूंढनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। ये मई जून तक की बात है। 2 मंथ्स मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मेरा ऐसा था कि अगर पार्ट टाइम मिल जाए, फुल टाइम कोई भी जॉब मिल जाए तो मैं उसके लिए तैयार था। बट काफ़ी कोशिशों के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह, कॉल्स वगैरह आती थी, बट हायरिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे मैं फुल टाइम अभी नया आया हूँ, यहाँ पर पीआर से लेके वर्क परमिट से लेके स्टूडेंट तक सभी का हाल, वो सेम जॉब के लिए सभी अप्लाई कर रहे थे। सबका हाल यही था कि जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और रिसेशन का टाइम है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो इस पर ही मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं जून में अप्लाई कर रहा था, वहाँ पर ब्रैम्पटन में अमेज़ॉन की हायरिंग निकली थी। तो वो जैसे ही निकली मैंने 15 मिनट्स बाद अप्लाई वहाँ पर करना शुरू किया। मेरी वहाँ पर सिर्फ अमेज़ॉन की एक आईडी बनती है, अमेज़ॉन वाली, जो कि आप जो अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ वो लॉगिन हो रही थी। मेरा जो रिज्यूमे है वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। लाइक उसी 15 मिनट में इतना ज़्यादा लोड उस साइट पर बढ़ चुका था कि वो जॉब अप्लाई ही नहीं हुई। मैंने 1-1.5 घंटा
ट्राई करता रहा बट वो अप्लाई नहीं हो सकी, और 2 घंटे जैसे ही हुए तो वो बंद हो चुकी थी और बंदे पूरे हो चुके थे। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा 2 महीने, बट जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे जॉब एजेंसीज भी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं फुल टाइम वर्कर और स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करने में, तो उनकी करंट सिचुएशन क्या है? क्या आप वहाँ पे गए थे? अगर वहाँ पे गए थे तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या रिस्पॉन्स था वहाँ से? और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि आपने जैसे बताया फुल टाइम अप्लाई कर रहे थे, फुल टाइम के साथ साथ जब आपको फुल टाइम में सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपने पार्ट टाइम भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक मुझे पता है जैसे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो लोकल जो फूड सेक्टर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, टीम होटल्स हो गए, तो वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। कि आपने वहाँ पे अप्लाई किया था, और वहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया था तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आपको आया? तो ये सब चीज़ें आप मुझे बताओ ताकि मेरी ऑडियंस को पता चले कि करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो पहले जैसे आपने पूछा कि जॉब एजेंसी वगैरह जो होती हैं जो कि स्टूडेंट्स या फिर फुल टाइम वर्कर्स को काम दिलवाने में काफ़ी हेल्प करती हैं, तो उनका सिचुएशन मई जून में ये था कि अगर आप इन पर्सन उनके पास जाओगे, अपना रिज्यूमे पकड़ाओगे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास अभी तो कोई हायरिंग नहीं है, आप रजिस्टर कर दें, हम आपको बैक कॉल करेंगे। रजिस्टर करने तक पहले आप 2 दिन रजिस्टर करोगे तो आपको एक दिलासा सा होगा, बाद में वो भी ऐसा हो जाता था कि वो भी बेकार सा लगने लगता था, क्योंकि वो भी काफ़ी यहाँ पर जैसे आप नाम लिखोगे वहाँ पर 100-150 बंदे ने रजिस्टर किया हुआ है, जिसमें कि स्टूडेंट फुल वक्त भी आते हैं, क्योंकि हायरिंग एकदम बंद हो चुकी थी, उनका भी कोई दोष नहीं है इसमें। और सेकंड, जैसे आपने पूछा कि टीम वगैरह पार्ट टाइम बर्गर किंग वगैरह जो फूड कोर्ट होते हैं वहाँ की सिचुएशन क्या थी, वहाँ पर हायरिंग निकलती थी बीच बीच में, लाइक 1 वैकेंसी आ गई, 2 वैकेंसी, या फिर उससे ज़्यादा भी हम मान कर चल रहे, बट वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर प्योर रेफरेंस चलती है, तो वहाँ का कोई वर्कर है जहाँ पे सुपरवाइज़र है, तो ऑब्वियसली वो हमारे ओरिजिन के ही बंदे होते हैं, इमिग्रेंट्स ही होते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते होंगे और करते भी हैं सभी कि अपने किसी रिलेटिव को या फिर नॉन को अपना नाम डालकर रेफरेंस के बेस पर लगा दें। तो वहाँ पर भी अगर रिज्यूमे आप ड्रॉप करते हो तो उसका भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि रेफरेंस के साथ पड़ता है। तो आपने अभी डिस्कस कर लिया जॉब एजेंसीज के बारे में, और लोकल जो फूड सेक्टर वहाँ पे आपने डिस्कस किया कि आप वहाँ पे इन पर्सन जाके भी रिज्यूमे ड्रॉप करते थे। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जॉब साइट्स भी हैं, तो जॉब साइट्स जैसे इंडीड होगी, लिंक्डइन होगी, तो यहाँ पे आप कितनी जॉब पोस्टिंग पे पर डे अप्लाई करते थे और क्या आपको रिस्पॉन्सेज आते थे? तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। तो पहले आते हैं जॉब साइट्स पर। तो जॉब साइट मेनली ये है talent.com, इंडीड जो कि सबसे मेन साइट है, और काफ़ी और भी साइट हैं जैसे कि thisjob.ca, ये काफ़ी अच्छी साइट है क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन का ही कोई बंदा है, वही इसको ऑपरेट करता है या फिर वही उनकी कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी साइट है। ये इन सभी साइट्स पर मैं अप्लाई करता था डेली की जॉब्स, और मैं आपको काफ़ी जो मैंने अप्लाई करता था, तो आपको मैं बता देता हूँ कि 100-150 के ऊपर जॉब्स मैंने 1 मंथ में अप्लाई कर दी थी, 1-1.5 मंथ में, तो बट वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। तो ये हो गई ऑनलाइन साइट्स की सिचुएशन मई जून में। तो उसके बाद जो एजेंसीज थी उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर करा लो, तो उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप उनको कॉल करते हो तो कॉल से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, वो उठाते ही नहीं थे। इन पर्सन जाओगे तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, बट कोई रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आएगा। तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो ऐसे कौन से स्किल्स थे जो कि आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए थे, जैसे कोई सर्टिफिकेशन जो कि जरूरी है एज ए फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर के लिए, ताकि वो अपनी फर्स्ट जॉब ग्रैब कर सकें? एक्चुअली स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। वेदर की जो मेन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो होती है आपकी अवेलेबिलिटी, कि आप 7 दिन अवेलेबल हैं, 5 दिन अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा आप अवेलेबल होंगे उतना ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर स्किल्स की बात करें तो मेरे पास 1 ईयर फोकलिफ्ट का लाइसेंस भी था और सिक्योरिटी का भी, जो कि मैंने यहाँ पर कनाडा में एंटर होते ही बनवा लिया था, तो उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ कहीं ना कहीं। चाहे हायरिंग काफ़ी कम थी, बट मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई कर सकता था। और एक था कि मैंने G2 भी एक साल पहले बना लिया था, तो काफ़ी जॉब में जहाँ भी G2 रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी मैं एप्लीकेबल था अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप, मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, हमें बताने वाला तो कोई नहीं था, बट अगर आप इंडिया से कोई स्किल सीख कर आएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कारपेंटरी का स्किल, या फिर आपको मेन मैं बताऊं कि हेयर स्टाइलिस्ट, बट आप किसी इंस्टीट्यूशन से ज़रूर सर्टिफाइड हों कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन में 3 मंथ 6 मंथ लगाए हैं और मैं सर्टिफाइड एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मतलब बिगिनर लेवल का। तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स यहाँ पर मिल सकती हैं। तो और बात करें तो एक आपको कस्टमर सर्विस का, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो या फिर किसी भी एरिया में, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबे होते हैं,
कोई बड़ा रेस्टोरेंट होता है, कोई होटल्स होते हैं, अगर आप कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस लें तो वो सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सर्विस की काफ़ी जो फूड कोर्ट जॉब है बेसिक यही चलता है। काफ़ी जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट है, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो ये काफ़ी बड़ा आपके लिए प्रॉफिट होगा कह सकते हैं। और आगे है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, और उस जॉब के बेसिस पर आप, जैसे बेकर की जॉब है तो आप उस जॉब में एकदम उसको अपना करियर मानकर आप PR भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बारटेंडर, बार में काम करने का सर्टिफिकेट, बट स्टूडेंट्स हैं जो वो काम नहीं कर सकते अल्कोहलिक वाली जगह में जहाँ पर अल्कोहल हो, तो अगर आप वो बना लें तो शायद आपके स्टूडेंट करियर के बाद में आप काम आ सकता है। और एक सेफ सर्व और स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप बनवा सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आपको बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स में जहाँ फिर कहीं भी जहाँ फिर अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिल सकता है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये है कि आपको जॉब कैसे मिली, तो आपने अपनी फर्स्ट जॉब एज ए फुल टाइम वर्कर कैसे क्रैक की, और उसके बाद जैसे आपने मई और जून के बारे में डिस्कस किया था, अब जुलाई में क्या सिचुएशन है रिसेशन की, क्या अभी भी फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं या नहीं हुई, तो ये थोड़ा डिस्कस करें आप हमारी ऑडियंस के लिए। तो मेरी फर्स्ट जॉब का ऐसे था कि मैं इंडीड पर काफ़ी अप्लाई कर रहा था और भी साइटों थे, तो मुझे इंडीड से ही किसी कंपनी का रिप्लाई आया आफ्टर 2 मंथ्स। और इसमें ऐसा है कि रिप्लाई पहले भी आ सकता था, बट हायरिंग चल ही नहीं रही थी, थोड़ी बहुत ही चल रही थी। तो उसमें बस किस्मत थी कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जो जितने पुराना आया है तो उसको वो हायर कर लेते थे। तो इंडीड से मुझे रिप्लाई आया, इंटरव्यू उन्होंने मेरा स्केड्यूल किया, वहाँ पर जाके उन्होंने मुझे जब मैं पहुँचा तो इंटरव्यू मेरा हुआ, उन्होंने पहले टूर वगैरह कराया कंपनी का और सब कुछ हुआ। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि आज या कल आपको हम बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे ही मैं सेलेक्ट हुआ और मेरी फुल टाइम जॉब यहाँ पर शुरू हो गई। और अब बात करते हैं कि जुलाई का क्या सिनेरियो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन आंसर किए कि मई जून में काफ़ी दिक्कतें हुई पार्ट टाइम और फुल टाइम ढूंढने में, बट अभी जुलाई में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग निकल रही है, मतलब रेगुलर हायरिंग कहीं ना कहीं चल रही है। मैं अभी भी चेक करता रहता हूँ इंडीड पर, और भी कई साइट्स हैं उन पर मैं चेक करता रहता हूँ। तो काफ़ी हायरिंग अभी निकल रही है, काफ़ी सिचुएशन, मतलब वो ज़्यादातर हायरिंग फुल टाइम के लिए कर रहे हैं। पार्ट टाइम की सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है, बट फुल टाइम के लिए काफ़ी हायरिंग निकल रही है। तो लगता है कि आगे जाकर भी हायरिंग अच्छी होगी और पार्ट टाइम की हायरिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि स्टूडेंट अभी काफ़ी आगे आने भी वाले हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो 2021 में अक्टूबर से पहले जिन्होंने फाइलिंग की थी, तो उन सभी स्टूडेंट को अलो कर दिया गया था कि वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं। तो वो 40 आवर्स काम जो स्टूडेंट करते हैं वो फुल टाइम पर जैसे लगे हैं। तो पहले 20 आवर्स जहाँ पर 5 बच्चे काम करते थे, वहीं पर अभी एक बच्चा काम कर रहा है। तो 31 दिसंबर के बाद वो जो था फुल टाइम स्टूडेंट का वो ख़त्म हो जाएगा कि 40 आवर्स वो काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चांसेस हैं कि सुधर सकती है हालत जो अपॉर्चुनिटी से कि पहले रिलेटेड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी शायद बढ़ भी सकती हैं। वैसे वो जो स्टूडेंट थे शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्क पर आ गए हों और वो फुल टाइम के लिए एलिजिबल हो गए हों, बट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ का और धीरे धीरे सेशन भी कम होगी। तो फुल टाइम धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आगे जाकर शायद जैसे कि चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, बट पार्ट टाइम अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, होपफुली वो भी बढ़ेंगी। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप GTA से अगर GTA में आना चाहते हैं तो आप GTA के पास जो शहर हैं, जैसे कि एक घंटे की ड्राइव पर, तो जैसे इटोबिको, बैरी, मार्कहम, वॉन, ऐसे शहरों में अगर आप जाते हैं, न्यू मार्केट हो गया, और ऐसे काफ़ी शहर हैं यहाँ पर हायरिंग डेली चलती ही रहती है, क्योंकि ये अंडर डेवलप शहर हैं, यहाँ पर काफ़ी हायरिंग है। अगर आप इनसे भी काफ़ी दूर जाते हैं, जैसे न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और मैनीटोबा वगैरह, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टाइम गोल्स आपकी यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ब्रजेश कुमार ने बताया कि क्या टिप्स और ट्रिक्स, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो उसने शेयर किया, और फ्यूचर में स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन दी आपने आई होप ध्यान से सुनी होगी। और हाँ, जैसे उसने बताया कि कोशिश करना है GTA एरिया में मत ही आओ, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन में यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है स्टूडेंट्स की, क्योंकि कॉलेजेस मोस्टली यहीं पे हैं। और जैसे उसने बताया कि जैसे नियर बाय एरिया जो GTA के हैं वहाँ पे हायरिंग मई जून में भी चल रही थी, तो वहाँ पे जॉब क्राइसिस कम है एज़ कम्पेयर टू GTA एरिया। तो आप अगर आपके पास
जो स्मार्ट मूव है वो ये हो सकती है कि हाँ आप थोड़ा जीटी एरिया से थोड़े नियर बाय सिटीज़ में जाएं, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा मेन एम होता है एज ए स्टूडेंट कि हमें फीस इकट्ठी करनी होती है, और जैसे हम वर्क परमिट पे आते हैं तो हमें भी फुल टाइम काम चाहिए होता है। तो जैसे जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस वो यही है कि हाँ जो नियर बाय सिटीज़ हैं वहाँ पे जॉब सिचुएशन एज ए फुल टाइम हायरिंग जोरों से चल रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो कोशिश यही करना कि जीटी एरिया में ना आके आप नियर बाय सिटीज़ में रहें, वहाँ पे आप वहाँ पे जॉब हंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़ी। और जो भी हमारी जो वीडियो थी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड वीडियो बनाई थी हमने, जो रियलिटी बेस्ड वीडियो थी, तो हमारे किसी से कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्यूरी होगी, मैं दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।